तहसीलदार ने स्टेट हाईवे किनारे का अतिक्रमण हटाया। भगतपुरी स्थित स्टेट हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने वालों को मंगलवार को पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर हटा दिया। 2 अस्थायी टापरी में कोई मौजूद न होने पर तहसीलदार ने सरपंच के सुपुर्द किया। और गाड़ी नंबर है 07514 है ना, 0754 0754 MP 13। ये गाड़ी यहाँ पे अतिक्रमण के लिए सामान ला के डाल रही है, ईट वीट ये सब। हाँ देखिए कौन है, सभी पत्रकार भी खड़े हैं, जनता बहुत सारी इकट्ठी है यहाँ पे, और ये गाड़ी सब डाल रही है, बताया गया है। ये तो कचरा गाड़ी है भाई सर, सामान ऊपर रख के जा रही है कचरे। भले आ जाइए, मैं यहीं हूँ। ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं था नगर पालिका गाड़ी लाई, तो इनको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने बता दिया, इनके क्षेत्र में नहीं है, मैं पंचायत को दे रहा हूँ सब। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव भगतपुरी में सड़क किनारे कुछ लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा था। मंगलवार की दोपहर तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, पटवारी संजय पाटीदार, सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान सहित बिलाग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ा। तहसीलदार गुहा के अनुसार सड़क किनारे कुछ लोगों ने झोपड़ी बनाकर चाय नाश्ते की दुकान, पंक्चर सुधारने की दुकान लगा ली थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। मंगलवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिसमें आधा दर्जन स्थायी अतिक्रमणकर्ताओं की गुमटी झोपड़ियों को तोड़ा गया, जबकि 2 झोपड़ियों के जिम्मेदार मौजूद न होने पर सरपंच डॉक्टर नरसिंह सिसोदिया के सुपुर्द किया गया। सरकारी ये बताओ नहीं, सरकारी बुलाओ कितने दी किराए में तुमको, बुलाइए उसको। धक्का देने को टाइम दे दो, नहीं यहाँ सब कीमती समय हमारा, आज 2-3 दिन बाद कोर्ट गाड़ी उतार के ला। स्टेट हाईवे पर बनी अस्थायी दुकानों के कारण सड़क हादसा। स्टेट हाईवे नंबर 15 पर मंगलवार की दोपहर अज्ञात वाहन एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया। एम्बुलेंस 108 की मदद से बुजुर्ग को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। स्टेट हाईवे किनारे अस्थायी रूप से दुकान लगाने वालों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार की दोपहर चेतनपुरा निवासी बुजुर्ग अमर जी अस्थायी दुकान से चाय पीकर लौट रहे थे कि इसी दौरान अज्ञात वाहन ने अमर जी को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति खाई में जाकर गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन भैंस चराने जाता था, लेकिन मंगलवार को सड़क हादसे का शिकार हो गया। ये ले जाना सब तरफ हमारे मरण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत की पुत्रवधू के प्लांट से ईंट चोरी करने वाले 5 आरोपियों को बिलाग्राम पुलिस ने 3 ट्रक, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चुराई गई ईंट रतलाम, मल्हारगढ़ व अन्य स्थानों से जब्त किया। पुलिस रिमांड अवधि में चोरी की वारदात में संलग्न अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी।
दिनांक 23/10/2020 को फरियादी राजेश मोहता के द्वारा एक रिपोर्ट की गई थाना बिरला ग्राम में कि उनकी 54,000 ईंटें उन्होंने खरीदी थी, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में उनके प्लॉट नंबर 28 पे पड़ी हुई थी, जिसमें कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो ईंटें चोरी कर ली गई हैं, जिस पर से कि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और बिरला ग्राम पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना करके मुखबिरों से पतारसी करी गई। तो उसमें 2 व्यक्तियों के नाम आए, एक धर्मेंद्र प्रजापत और दूसरा अशोक मीणा। तो इन लोगों को राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा ये भी पता लगा उसी दौरान विवेचना के दौरान कि 3 ट्रक और एक ट्रॉली से ईंटें सुबह भरी गई हैं। तो फिर पता करके मुखबिर से फिर डेवलप किया गया, इन लोगों से पूछताछ किया गया तो 3 इसमें ट्रक चालक जो थे, जिसमें कि एक का नाम लाल खां, दूसरा इस्लाम खां और तीसरा राजू, और ये धर्मेंद्र प्रजापति की ट्रैक्टर ट्राली थी, ये इनमें भर के लेके गए थे और इसमें सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो इन्होंने वहाँ पे रतलाम में और वहाँ पे जो ईंटें डाली थी, वहाँ से वो 25 तारीख को 27 तारीख को इनकी निशानदेही पर ड्राइवरों की कुछ ईंटें जब्त की गई हैं और 10,000 ईंटें और फुटका धर्मेंद्र प्रजापति जिसके द्वारा बेची गई थी, जिसका कि 50,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। और कुल आरोपियों का धर्मेंद्र प्रजापति उनका 2 पुलिस रिमांड लिया गया था, जो कि अभी पूछताछ जारी है शेष माल के बारे में। सर ये ईंटें लाए कहाँ से हैं कि ये जो फरियादी से अभी बात भी करी गई है, मेरे विवेचक द्वारा ही बताया गया कि इनके ईंटें खरीदने का इनका बिल भी इसमें लीजिए, जो कि अभी बिल इनके द्वारा नहीं दिया गया है, वो बिल लिया जाएगा, मेरे द्वारा थाना प्रभारी को बताया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो किसी को छुपाया नहीं जा रहा, किसी को बढ़ाया नहीं जा रहा। 2 वो आरोपी हैं और 3 जो हैं ट्रैक्टर और ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनको आरोपी बताया गया। ये तो सर ट्रक चालक और इनके द्वारा ही बताया गया ना, अशोक मीणा के द्वारा, धर्मेंद्र प्रजापति के द्वारा बताया गया कि यहाँ से ईंटें उठा लो, लेके गए और यहीं से उठवा के इन्होंने जहाँ पे डाली थी वहाँ पे बिकवाई और इनके द्वारा ही वहाँ पे इनकी निशानदेही पे वहाँ से वो ईंटें जो बताए गए स्थान थे वहाँ से जब्त की गई हैं। सर कुल कितना मशीनों का जब्त किया गया सर? 21,000 ईंटें जब्त की गई हैं और 10,000 की जो ईंटें बेची थी 50,000 रुपये नकद बरामद किया गया। सर ये धर्मेंद्र प्रजापत और अशोक मीणा को अपराधी पार्टनरशिप में इनका काम चलता था, ईंटों का ये धंधा करते हैं, ऐसा बताया गया है। सर जैसा मामला इंडस्ट्रियल एरिया का सामना है, बोरखेड़ा से लगभग 1.5 लाख ईंट चोरी हुई, उस मामले में पुलिस कड़ी तस्दीक किया। नहीं, 1.5 लाख ईंटें बोरखेड़ा मामले में इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। फंड के अभाव में सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गरीब व निर्धन परिवार के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को शिवपुरा निवासी एक गरीब परिवार की बेटी डायलिसिस के लिए तड़पती रही, जिससे मशीन के विधिवत संचालन का मामला गरमा गया। इसको लेकर एक स्वयंसेवी संस्था ने एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपा। डायलिसिस कराने तो 30 लोग वेटिंग में, जबकि अस्पताल में 2 मशीन पर मशीन एक दिन में 3 डायलिसिस कर सकती है। इस प्रकार से भी दोनों मशीनों से डायलिसिस किया जाता तो 6 लोगों की ही डायलिसिस प्रतिदिन की जा सकती है। बाहर डायलिसिस कराने पर 2,000 से 2,500 का खर्चा आता। ऐसे में गरीबों व मध्यवर्गीय के पास आर्थिक मार बहुत पड़ती है। पूर्व में शासकीय अस्पताल में डायलिसिस फ्री किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 15 दिन से डायलिसिस चार्ज 500 रुपये किया गया। रोगी कल्याण समिति के पास उक्त दोनों मशीनों के संचालन हेतु पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक मशीन का संचालन सही रूप से करने में मासिक 50,000 रुपये का खर्च आता है। आप महोदय रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि दोनों डायलिसिस मशीन को सुचारू रूप से चलवाए जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। डायलिसिस का न्यूनतम चार्ज भी लगाया जाए। साथ ही रोगी कल्याण समिति के मार्फत दानदाताओं को प्रेरित किया जाए, ताकि वे रोगी कल्याण समिति में डायलिसिस हेतु स्वेच्छा से दान देवे व रोगी कल्याण समिति द्वारा साल भर या 6 माह में उन दानदाताओं का सामूहिक सम्मान भी किया जाए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन से भी रोगी कल्याण समिति के लिए फंड की व्यवस्था शासन स्तर पर करवाई जाए, ताकि दोनों डायलिसिस मशीन सुचारू रूप से चल सके तथा जनता को उसका लाभ मिल सके। क्षेत्रीय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हेमलता तोमर जी
उस शैलेंद्र चौहान जी ने जो शासकीय अस्पताल में डायलिसिस की बात करी है, तो निश्चित से ये चिंता का विषय है। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि सभी रोगियों को निःशुल्क हो जाए, डायलिसिस में ऐसी व्यवस्था कि जो एक बार जिसका नंबर लग गया उसके लगातार नंबर चलते हैं, जो पात्र हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनका भी हम पूर्ति नहीं कर पाते। जब डायलिसिस मशीन दी गई थी, जब भी मैंने लेंसेस के अधिकारियों से अनुरोध किया था, आप मशीनें तो दान दे देते हो, परंतु उसके संचालन के लिए भी कम से कम एक ऑपरेटर और टेक्नीशियन देना चाहिए, जिससे कि उसका खर्चा ये उठा दे। रोगी कल्याण समिति लगातार इस बात के लिए प्रयास है कि किस प्रकार से हम सुरक्षा मरीजों को दे सकें। निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण बहुत सारे दानदाता हैं, हमने अन्य स्थानों पर दान करा, इसलिए दान की भी कम आ रहा है। तो हम क्षत्रिय महासभा के माध्यम से जो बीड़ा उन्होंने उठाया, उनका स्वागत करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। अब उद्योगों से भी हमने चर्चा करी है कि CSR फंड में कम से कम कुछ राशि इसके संचालन के लिए दे, जिससे कि हम दूसरी मशीन भी चालू कर सकें। और एक तरह से एक पुण्य का काम है, जितने मरीज, क्योंकि हमारे क्षेत्र में डायलिसिस मशीन में यदि एक मरीज का नंबर लग गया, वो लगातार उसी का नंबर चलता रहता है। अन्य मरीजों को हमने सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहे। जब 2 मशीनें चालू होगी तो निश्चित रूप से, और अभी बीच में हमने मध्य शासन को भी लिखा था, आपका जिले में भी हमने बात करी और विधानसभा में इस बात को उठाया था। तो वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता राशि हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम अपने स्तर पर इसको चलाने का प्रयास हम कर रहे हैं और आने वाले दिन में इसकी सुधार की व्यवस्था खुद स्वयं देखेंगे। डायलिसिस मशीन नागदा सरकारी अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीन है, किंतु रोगी कल्याण समिति के पास फंड के अभाव के कारण मात्र 1 मशीन चल रही है। एक मशीन से मात्र 6 लोगों का ही डायलिसिस किया, जबकि 30 से अधिक लोग वेटिंग में। हम इसीलिए आज मिले हैं कि दोनों मशीन अगर चालू होती है और एक मशीन पर डे में 3 लोगों का डायलिसिस कर सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का डायलिसिस करने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अगर ये दोनों मशीन सुचारू रूप से चालू होगी तो 15 दिन में 45 लोगों का डायलिसिस हो सकता है। इसलिए आज हम विधायक जी से मिले हैं कि इसके लिए फंड वगैरह की व्यवस्था, कृषि इंडस्ट्रीज है या 3-4 उद्योग है जिनके CCR फंड से इसके लिए पेमेंट दें, क्योंकि एक मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मासिक खर्च न्यूनतम 50,000 रुपये का आता है। और अभी रोगी कल्याण समिति की यह हालत है कि किसी डायलिसिस के कारण 1 लाख रुपए उन पर बाजार में कर्ज है। तो आज इसलिए आज भाई साहब से मिले हैं, आज SDM साहब से भी चर्चा करेंगे कि शासन स्तर पर इस पर कुछ हो सकता है तो करवा। वार्ड नंबर 2 की महिला थी, एक बच्ची 25 साल की, वो बहुत ही तड़प रही थी। फिर मैं सरकारी अस्पताल में गई, वहाँ देखा 3-3 साल से जो सक्षम लोग करवा रहे थे। मेरी भाई साहब से मुलाकात करने की थी कि जब तक हो सके, जब तक गरीब से गरीब व्यक्ति को डायलिसिस की मौका सरकारी अस्पताल में मिले और सक्षम जो भी शुल्क है वो बरोबर ले और गरीबी रेखा वालों का निःशुल्क किया जाए, यही भाई साहब से निवेदन और करा है। और नॉर्मल जो मशीन में जो लिक्विड लगते होंगे, फ्लूइड लगते हैं, उसका खर्चा निकल जाए, वो ऐसे में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। Yes.